कक्षा 12वीं रसायन और इकाई का नाम है ठोस अवस्था। आज हम बात करेंगे ठोसों में अपूर्णता या दोष। तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस रहते हैं उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण रहते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में उसके जो अवयवी कण है, परमाणु, अणु या आयन, वो त्रिविम में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं, तो इस स्थिति में वो जो क्रिस्टल होगा वो आदर्श क्रिस्टल होगा। लेकिन जो वास्तविक ठोस होते हैं या वास्तविक क्रिस्टल जो होते हैं वो पूर्णतः आदर्श स्थिति में नहीं होते, यानी कि उसके जो अवयवी कण हैं वो अपने नियमित स्थान से या तो विचलित हो जाते हैं या फिर विलुप्त हो जाते हैं। तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों का अपने नियमित स्थान से या तो विलुप्त हो जाना या फिर विचलित हो जाना, ये कहलाता है ठोसों में अपूर्णता या दोष। तो यह अपूर्णता या दोष कब उत्पन्न होता है? अगर हम 0 केल्विन ताप की बात करें, 0 केल्विन ताप पर कोई भी क्रिस्टल है उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, यानी कि 0 केल्विन ताप पर उसके अवयवी कण नियमित रहते हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं, सुव्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ता है 0 केल्विन ताप से, या फिर उस पर कोई बाहरी अशुद्धि आ जाती है, तो जो अवयवी कण हैं वो अपने नियमित स्थान से या तो विलुप्त हो जाते हैं या फिर विचलित हो जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस रहता है उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णता या दोष। चलो इसको हम डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये किसी क्रिस्टल की संरचना है जिसमें A+ आयन है और B- आयन है, और सभी आयन जो है अपने नियमित स्थान पर व्यवस्थित हैं। A+ आयन है, फिर B- आयन है, फिर A+ आयन है, फिर B- आयन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये किसी क्रिस्टल का जो संरचना है इसमें क्रिस्टल के सभी अवयवी कण अपने नियमित स्थान पर ही उपस्थित हैं। तो ये जो क्रिस्टल है ये कहलाएगा आदर्श क्रिस्टल। और कोई भी क्रिस्टल जो है 0 केल्विन ताप पर ही आदर्श क्रिस्टल हो सकता है। अगर क्रिस्टल का ताप हम बढ़ा दें या फिर उस पर कोई बाहरी अशुद्धि मिला दी जाए, ये आदर्श क्रिस्टल है, मतलब इसका तापमान 0 केल्विन ताप है और ये पूर्णतः शुद्ध है। दो चीज ध्यान रखना, तापमान कितना है, 0 केल्विन है, और ये पूर्णतः शुद्ध है, तब इसको हम कहेंगे आदर्श क्रिस्टल। लेकिन वास्तव में जो क्रिस्टल है वो आदर्श स्थिति में नहीं होती हैं। जो वास्तविक क्रिस्टल होते हैं उनमें अवयवी कण अपने स्थान से या तो विचलित हो जाते हैं या फिर विलुप्त हो जाते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आदर्श स्थिति में है, जहां पर सभी अवयवी कण अपने नियमित स्थान पर व्यवस्थित हैं। लेकिन अगर 0 केल्विन ताप से अधिक ताप बढ़ा दें इस क्रिस्टल का, या फिर इस पर कोई बाहरी अशुद्धि मिला दें, तब क्या हो सकता है? अवयवी कण का अपने स्थान से विलुप्त हो जाना। अभी आप जो डायग्राम देख रहे हो इसमें सभी अवयवी कण अपने स्थान पर उपस्थित हैं, मतलब ये आदर्श स्थिति में है। जैसे इसका तापमान बढ़ेगा या फिर इस पर कोई बाहरी अशुद्धि आ जाएगी तो इसका जो अवयवी कण है वो अपने स्थान से विलुप्त हो जाएगा। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं वो अपने नियमित स्थान से विलुप्त हो गए, अपने स्थान से विलुप्त हो गए। मतलब यहां पर क्या उत्पन्न हो गया, यहां पर उत्पन्न हो गया छिद्र। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमको बिंदु दोष के प्रकार पढ़ना है। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि दोष या अपूर्णता कैसे उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही आदर्श क्रिस्टल का जो तापमान है वो 0 केल्विन ताप से अधिक हुआ या फिर उस पर कोई बाहरी अशुद्धि आ गई, तो क्या क्या स्थितियां हो सकती है हम देख रहे हैं। पहली स्थिति क्या हो गया कि जो अवयवी कण है वो अपने स्थान से विलुप्त हो गए, या फिर क्या हो सकता है, या फिर अवयवी कण का अपने नियमित स्थान से विचलन। पहला हम देखें विलुप्त होना, अब हम देख रहे हैं विचलन। इस विचलन का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये जो A+ आयन है ये अपने स्थान से विचलित होकर के ये जो रिक्त स्थान है यहां पर आ गया। कहां पर आ गया?
अंतराकाशीय रिक्तियां पढ़े हैं, यानी कि जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हुआ तो उसका जो धन आयन है वो अपने नियमित स्थान को छोड़ करके कहाँ चला गया, अंतराकाशीय रिक्तियां में। तो यहां भी दोष उत्पन्न हो गया। पहला में अपने स्थान से आयन विलुप्त हो गए थे, इसलिए दोष उत्पन्न हुआ था। अभी क्या हुआ, अभी जो धन आयन है वो अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चला गया, अंतराकाशीय रिक्ति में। मतलब आयन को जहां पर होना चाहिए वहां पर वो नहीं है, यानी कि उसमें दोष उत्पन्न हो गया। या फिर मान लीजिए क्रिस्टल में कोई अशुद्धि है, और अशुद्धि की वजह से क्या हो सकता है, अशुद्धि की वजह से यहाँ पर कोई भी आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि A+ आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ गई। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों का अपने स्थान से विचलित हो जाना, या फिर अपने स्थान से विलुप्त हो जाना, या फिर क्रिस्टल में किसी आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाना, ये कहलाता है ठोसों में अपूर्णता या दोष। इसका कारण की बात करें कि ठोसों में अपूर्णता या दोष क्यों उत्पन्न होता है, तो इसके दो कारण हैं। एक तो है ताप। अभी हम पढ़े हैं कि अगर किसी क्रिस्टल का तापमान 0 केल्विन है तो उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, यानी कि 0 केल्विन ताप पर उसके सभी कण अपने नियमित स्थान पर ही व्यवस्थित रहते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल को हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल। लेकिन तापमान जब 0 केल्विन से ज्यादा हो जाता है तो अवयवी कणों में विचलन आने लगता है। तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है ऊष्मागतिकीय दोष, यानी कि ताप के कारण किसी क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है ऊष्मागतिकीय दोष। अब ये जो ठोसों में अपूर्णता या दोष है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो बिंदु दोष होता है और दूसरा होता है रैखिक दोष। बिंदु दोष किसे कहेंगे, तो बिंदु हम पढ़े हैं जालक बिंदु। ये बिंदु का मतलब है जालक बिंदु। जालक बिंदु किसे कहते हैं, जब हम किसी क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं तो अवयवी कणों को हम बिंदु की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। अवयवी कणों को हम बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं और उन्हीं बिंदुओं को हम कहते हैं जालक बिंदु। तो बिंदु दोष का मतलब हो जाएगा अवयवी कणों का अपने स्थान से विचलित हो जाना या फिर अपने नियमित स्थान से विलुप्त हो जाना। रैखिक दोष किसे कहेंगे, रैखिक मतलब किसी क्रिस्टल में ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है जो पूरे रेखा को प्रभावित करता है। ये रेखा में मान लो हमारे पास A+ आयन है, B- आयन है, A+ आयन है, B- आयन है। इस पूरे रेखा में अगर दोष उत्पन्न हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे रैखिक दोष। अगर एक बिंदु या एक कण की वजह से दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम कहेंगे बिंदु दोष। आपके सिलेबस में बिंदु दोष है, रैखिक दोष हमको नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं और सब का हम डिटेल भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बिंदु दोष के प्रकार। तो बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है रस समीकरण मितीय दोष, या उसी को हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक दोष। दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष, या उसी को हम कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। और तीसरा है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष का मतलब है अगर क्रिस्टल में बाहर से कोई अशुद्धि आ जाए तब जो दोष उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस समीकरण मितीय दोष क्या है। ये कोई क्रिस्टल है और अभी ये जो क्रिस्टल है ये आदर्श स्थिति में है। अभी ये जो क्रिस्टल है ये आदर्श स्थिति में है। आदर्श स्थिति में क्यों है, क्योंकि सभी अवयवी कण अपने नियमित स्थान पर उपस्थित है। अभी हम पढ़े हैं, मान लेते हैं इसमें से ये धन आयन अपने स्थान से विलुप्त हो गया और ये ऋण आयन भी अपने स्थान से विलुप्त हो गया। तो आपको दो चीज समझना है, दोष उत्पन्न होने के पहले क्या कंडीशन था और दोष उत्पन्न होने के बाद क्या कंडीशन है। ये दोष उत्पन्न जब तक नहीं हुआ था तब तक सभी अवयवी कण अपने नियमित स्थान में थे। तो यहाँ पर धन आयन कितने हैं, मान लेते हैं यहाँ पर धन आयनों की संख्या है, धन आयनों की संख्या
8 है मान लेते हैं, और ऋण आयनों की संख्या है, ऋण आयनों की संख्या ये भी 8 है। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? अनुपात की बात करें तो 8:8, यानी कि ये हो गया 1:1। दोष उत्पन्न होने से पहले कितना अनुपात है? तो 1:1 है। ये हो गया दोष उत्पन्न होने के पहले। अब इसमें जब दोष उत्पन्न हो रहा है तो ये धन आयन अपने स्थान से विलुप्त हो गया और एक ऋण आयन अपने स्थान से विलुप्त हो गया। अब धन आयनों की संख्या कितनी है? दोष उत्पन्न होने पर, दोष उत्पन्न होने पर अब धन आयनों की संख्या है, धन आयन 7 है और ऋण आयन भी कितना है? तो ऋण आयन भी 7 है। तो अनुपात कितना होगा? अनुपात की बात करें तो 7:7, और 7:7 का मतलब भी क्या हो गया? 1:1। इसको ध्यान देना, मतलब दोष उत्पन्न होने के पहले भी धन आयन और ऋण आयन का अनुपात 1:1 था, और दोष उत्पन्न होने के बाद भी धन आयन और ऋण आयन का अनुपात कितना है? 1:1 है। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं रस समीकरणमितीय दोष। मतलब ऐसे दोष जिसके उत्पन्न होने पर भी ये जो रस समीकरणमिति है, या जिसको हम स्टाइकोमेट्रिक भी कहते हैं, यानी कि धन आयन और ऋण आयन का अनुपात, इसमें कोई अंतर नहीं आता। यहां से आप समझ सकते हैं कि दोष उत्पन्न होने के पहले 8 धन आयन थे और 8 ऋण आयन थे, लेकिन अनुपात कितना था? 1:1 ही था। और जब दोष उत्पन्न हुआ उसके बाद भी अनुपात कितना है? 1:1 है। मतलब जिस दोष के उत्पन्न होने पर धन आयन और ऋण आयन के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, उस दोष को हम कहते हैं रस समीकरणमितीय दोष। ऐसे दोष जिससे रस समीकरणमिति, या उसी को हम कहते हैं स्टाइकोमेट्री, यानी कि धन आयन और ऋण आयन के अनुपात, धन आयन और ऋण आयन के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, वो कहलाता है रस समीकरणमितीय दोष। इसके प्रकार पढ़ना है, 2 प्रकार, शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो पहले आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि रस समीकरणमितीय दोष क्या है। ऐसा दोष जिसके उत्पन्न होने पर भी धन आयन और ऋण आयन के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, और ऐसा इसलिए होता है ताकि क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहे। आगे हम पढ़ेंगे कि ये अनुपात में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका सबसे मेन कारण है ये जो दोष है रस समीकरणमितीय दोष, ये पाया जाता है आयनिक क्रिस्टलों में, और आयनिक क्रिस्टलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऐसा होता है। अगर हम दूसरे प्रकार की बिंदु दोष की बात करें, अरस समीकरणमितीय दोष, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें अनुपात क्या हो जाएगा? इसमें अनुपात जो है परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इस डायग्राम की सहायता से हम ये अरस समीकरणमितीय दोष को समझने का प्रयास करते हैं। अब ये आदर्श स्थिति में है क्योंकि सभी अवयवी कण अपने नियमित स्थान पर हैं, और हम मान लिए हैं कि धन आयन 8 है और ऋण आयन भी 8 है, यानी कि दोष उत्पन्न होने से पहले अनुपात कितना है? 1:1 है। मान लीजिए इसमें बाहर से कोई धन आयन आ गया, बाहर से एक धन आयन आ गया, धन आयन में वृद्धि हो गई। 2 कंडीशन पढ़ेंगे, धन आयन में वृद्धि या फिर ऋण आयन में कमी। हम मान लेते हैं धन आयन में वृद्धि हो गया, यानी कि अब धन आयन कितना हो गया? पहले तो 8 था, एक धन आयन और आ गया तो धन आयन हो गया 9। लेकिन ऋण आयन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि ऋण आयन अभी भी कितना है? 8 है। तो अगर हम अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात हो गया 9:8, यानी कि ये 1:1 नहीं है। तो अरस समीकरणमितीय दोष हम किसे कहेंगे? ऐसे दोष जिसके उत्पन्न होने पर धन आयनों और ऋण आयनों का जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है, वो कहलाता है अरस समीकरणमितीय दोष, या उसी को हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तीसरा प्रकार है अशुद्धि दोष।
और ये नाम से स्पष्ट है अशुद्धि दोष। अगर क्रिस्टल में कोई बाहरी अशुद्धि आ जाए तब उसमें जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसको हम कहेंगे अशुद्धि दोष। अब इन सब का प्रकार भी है, सब का हमको प्रकार पढ़ना है। रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकोमेट्रिक दोष, ये भी दो प्रकार का होता है, शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष। ये दोनों दोष हम अलग से पढ़ेंगे। रस समीकरण मितीय दोष ये भी दो प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष और धातु निम्नता दोष। धातु आधिक्य दोष, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ धातु आधिक्य लिखा है, यहाँ धातु निम्नता लिखा है। धातु किसे कहते हैं? धातु जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उनको हम कहते हैं धातु। जैसे सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर हम पढ़े हैं 11 होता है, 2, 8 और 1। तो स्थायी होने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, समूह पहला और समूह दूसरा, समूह पहला और दूसरा दोनों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है स्थायी होने के लिए। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनको हम कहते हैं धातु। तो धातु आधिक्य दोष, जब हम संरचना की बात करते हैं क्रिस्टल का तो उसमें A+ होता है और B- होता है, मतलब धन आयन होता है और ऋण आयन। तो ये धातु आयन का मतलब क्या है? धातु आयन, धातु आयन का मतलब है धन आयन। तो धातु आधिक्य दोष मतलब ऐसा दोष जिससे धातु आयन या धन आयन में वृद्धि हो जाए, धातु आयन या धन आयन में वृद्धि हो जाए। क्रिस्टल में होता क्या है, जितना धन आयन रहता है उतना ही ऋण आयन रहता है। अगर हम आदर्श क्रिस्टल की बात करें, अभी हम देखें डायग्राम में, जितना हम A+ लिए थे उतना ही B- लिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि जितने धन आयन है उतने ही ऋण आयन है। तो धन आयन को हम कहेंगे धातु आयन और जो ऋण आयन है उनको हम कहेंगे अधातु आयन। तो धातु आधिक्य दोष कब उत्पन्न होगा? हमको क्या करना है? धातु आयन को आधिक्य करना है। तो अधिक कैसे हो सकता है? एक तो धातु आयन में वृद्धि हो जाए, धातु आयन मतलब धन आयन में वृद्धि हो जाए। दूसरा अधातु आयन, अधातु आयन मतलब ऋण आयन में कमी हो जाए। अगर हमको धातु आधिक्य दोष चाहिए, यानी कि धातु आधिक्य दोष कब उत्पन्न होगा? अभी हम देखे थे धन आयन कितना माने थे, धन आयन 8 है और ऋण आयन भी कितना है, ऋण आयन भी 8 है। इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि अभी जो क्रिस्टल है वो आदर्श क्रिस्टल है, धन आयन की संख्या भी बराबर है और ऋण आयन की संख्या भी बराबर है, साथ ही साथ वो अपने नियमित स्थान पर भी है, मतलब उनको जहां पर होना चाहिए वहीं पर है। अब धन आयन वृद्धि करना है तो इस धन आयन वृद्धि आप दो प्रकार से कर सकते हो, या तो धन आयन में वृद्धि हो जाए, तब क्या होगा, ये 8 है, 8 से बढ़कर के 9, 10 हो जाएगा, यानी कि इस क्रिस्टल में क्या हुआ, तो धातु आयन या धन आयन की संख्या में वृद्धि हो गई, जो दोष कहलाता है धातु आधिक्य दोष। तो ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? अभी यहाँ पर 8 धन आयन है और 8 ऋण आयन है, हम चाहते हैं कि धन आयन की संख्या बढ़ जाए, ये ऋण आयन में कमी कर दो। मान लो हम 8 में कुछ ऋण आयन की कमी कर देते हैं, कुछ ऋण आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, तो ये कम हो जाएगा, 7 हो गया, 6 हो गया। मतलब अब जो क्रिस्टल बचा उसमें किसकी वृद्धि है, धन आयनों की अधिकता है। तो इस प्रकार की दोष कहलाता है धातु आधिक्य दोष। वैसे ही हम पढ़ेंगे धातु निम्नता दोष भी। तीसरे प्रकार का जो दोष है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष कब उत्पन्न होता है? जब क्रिस्टल में कोई बाहरी अशुद्धि मिला दी जाती है। तो जो बाहरी अशुद्धि मिलाया जा रहा है वो किस प्रकार का हो सकता है? वो अशुद्धि हो सकती है या तो उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि हो सकती है, या फिर वो आयनों की अशुद्धि हो सकती है। हमें बिंदु दोष के ये सारे प्रकार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रस समीकरण मितीय दोष, जिसका 2 प्रकार है, शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष।